आज मुस्लिमों को मॉब लॉन्चिंग के माध्यम से मारा जा रहा है, आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है, सिखों को आतंकवाद के नाम पे मारा जा रहा है, ओबीसी को मारा जा रहा है। ये ब्राह्मणों के प्रचारक है, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। वो अपने लोगों को जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जिनको इन्होंने हिंदू बना के रखा हुआ है, तो हिंदू बना के रखने वाले लोगों को ये जागृति करते हैं। ये क्यों हो रहा है साथियों? इसलिए जब से इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है तब से सारी व्यवस्था हो रही है। इसलिए वो जानते हैं एससी की वोट की जरूरत नहीं है, एसटी की वोट की जरूरत नहीं है, साथियों मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, किसी भी ओबीसी की वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में ईवीएम मशीन देता है। साथियों, आज हमारे महापुरुषों ने गुलाम भारत में 108 साल की लड़ाई लड़ करके 26 जनवरी 1950 को 108 साल के आंदोलन की बदौलत जो अधिकार हमको मिले थे, तमाम प्रकार के जो अधिकार मिले थे, यहाँ तक कि 1950 से पहले हमको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 के तहत हमको अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी। तो साथियों, तमाम प्रकार के अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिलाए। इन 3.5% ब्राह्मणों की कूटनीतियों के माध्यम से इन्होंने हर व्यवस्था पे कब्जा करके हमको 70 साल में हमारे महापुरुषों के द्वारा दिलाए हुए अधिकार समाप्त कर दिए। साथियों, आज 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की अलग अलग पिटाई हो रही है। आज मुस्लिमों को मॉब लॉन्चिंग के माध्यम से मारा जा रहा है, आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है, सिखों को आतंकवाद के नाम पे मारा जा रहा है, ओबीसी को मारा जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में यादवों की हत्या हुई। साथियों, जो लोग शासक थे, लंबे समय तक उन्होंने शासन सत्ता में रहे, बिहार में लालू प्रसाद यादव शासक रहे और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव रहे, वो शासक होते हुए भी अपनी कौम को इन अन्याय अत्याचार से नहीं बचा पा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को आज समझने की आवश्यकता है, ये बहुजन क्रांति मोर्चा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से जो एससी एसटी ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित सिख, ईसाई, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इन सभी लोगों के जो छोटे मोटे संगठन हैं साथियों, उन जो अपना समय, बुद्धि, पैसा अलग अलग तबाह और बर्बाद कर रहे हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान करने के लायक नहीं है। आज दुश्मनों ने हम लोगों को 6000 जातियों में विभाजित किया था, बांटा था। हम बांटे हुए लोग हैं साथियों, बंटे हुए लोग नहीं हैं। हमको प्लान बना करके बांटा गया था और हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत 1950 में जो अधिकार हमको पढ़ने का, नौकरी का और विभिन्न शिक्षित होकर के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का जो अवसर मिला, उस अवसर के माध्यम से हमारे समाज में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों का निर्माण हुआ। आज उन लोगों ने अपनी जातियों के 10 से 12 संगठन बना करके आज कम से कम भारत के वो 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को लगभग 2 से 2.5 लाख संगठनों में विभाजित कर दिया। और इसके पीछे भी दुश्मन का ही षड्यंत्र है जो सदियों से हम लोगों को बांट रहा है। आज उन्होंने जातियों के लोगों के 10 से 12 संगठन बनवा करके एक 85% लोगों के आज लगभग 2.5 से 3 लाख संगठन देश में काम कर रहे हैं और सब कह रहे हैं हमारी समस्या का समाधान करने के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग कहते थे साथियों,
कि ये संविधान है, इस संविधान की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले, उनका आंखें फोड़ देंगे। कोई हाथ उठा करके देख ले, उनका हाथ काट देंगे। साथियों, इसी जंतर मंतर पर 9 अगस्त 2018 को इन मनुवादियों ने, 11 ब्राह्मणों ने उस संविधान को जलाया है, सरेआम जलाया है। वो संविधान को नहीं जलाया, संविधान तो एक पुस्तक है साथियों। उस संविधान में 85% लोगों को जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को जला दिया। उन हमारे पढ़े लिखे लोगों के बेरोजगार बनाने का प्रमाण पत्र दे दिया उन्होंने। हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करने का प्रमाण पत्र दे दिया। किसानों को आत्महत्या करने का प्रमाण पत्र दे दिया। वो संविधान में इन सभी मूल निवासी लोगों के अधिकार थे साथियों। तो साथियों, ये समझने की आज आवश्यकता है कि वो इस दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ की भारत सरकार और यहाँ की राज्य सरकार के होते हुए और मीडियाओं के साथ में सामने और यहाँ के पुलिस प्रशासन के सामने हमारे भारत का संविधान जो 85% लोगों को अधिकार देता है, उसको जलाया और उसको वीडियो बना करके वायरल किया। समझ सकते हो कि इसके पीछे यूं कह सकते हैं कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सभी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायालयीय व्यवस्था उसका हाथ है, उनकी सह है। तो साथियों, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारत में 8% आदिवासी पाए जाते हैं। 8% आदिवासी मतलब 12 करोड़ आदिवासी। हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से पूरे देश के आदिवासी का साथ सहयोग और समर्थन इस बहुजन क्रांति मोर्चा को हमने दिया है। आज 22 राज्यों में आदिवासी काम करते हैं। 22 राज्यों में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बाडियां हैं। हमारा संगठन फैला हुआ है, जिसके साथ में समाज का बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल साधन संपन्न लोग इस संगठन को केडर वे संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं। साथियों, आदिवासियों के ऊपर आदिवासियों को विभिन्न गैर आदिवासियों के अलावा एक विशेषाधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जो आर्टिकल 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। साथियों, ये 5वीं अनुसूची के अनुसार आदिवासियों को वो 5वीं अनुसूची जिस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, उस क्षेत्र के उन आदिवासियों को राजा घोषित किया है। उनका स्वायत्त शासन होगा उस एरिया में। लेकिन 70 साल हो गए साथियों, वो 5वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं की गई। क्यों लागू नहीं की गई? अगर उन आदिवासियों को वो 5वीं अनुसूची लागू कर दी जाए तो वो आदिवासी उस क्षेत्र का राजा होगा। उस आदिवासी क्षेत्र में भारत का कोई भी कानून, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या भारत सरकार के किसी संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून भी उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा। वो 5वीं अनुसूची के अनुसार भारत में उस ट्राइबल एरिया में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी और आदिवासी ग्राम सभा, ये दोनों मिलकर के जो निर्णय लेगी वही सर्वोपरि होगा। भारत की न्यायपालिका या भारत सरकार भी उसमें दखल नहीं दे सकती। साथियों, आज इतना बड़ा कानून होने के बाद भी उन आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पे मारा जा रहा है, सदियों से मारा जा रहा है। आदिवासी महापुरुषों का अगर आंदोलन देखेंगे, उन्होंने गुलाम भारत में अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ करके और अधिकार हासिल किए थे, और वो अधिकार, वो कानून उस गुलाम भारत में लागू थे। साथियों, आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, सिद्धू कान्हू और तिलका माझी ऐसे अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में, अपने आदिवासी एरिया में कई महापुरुषों ने साथियों बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और उन्होंने अपने जल जंगल जमीन और जमीन के अंदर छुपी हुई धातुओं को बचा करके रखा था। साथियों, आदिवासी ने ही जल जंगल जमीन को बचाया है, और आदिवासियों के माध्यम से ही जो भी
यहाँ के व्यवस्था है, यहाँ की सभ्यता है, वो संस्कृति है, वो सब कुछ बचा हुआ है। तो साथियों, आज विकास के नाम पर 1950 से बड़े बड़े बांध बना करके और खनिज पदार्थों का उत्खनन करके साथियों सदियों से उस आदिवासी एरिया से कोयला निकाला जा रहा है, विभिन्न प्रकार की धातुएं निकाली जा रही है। वो उस धातुओं की कीमत आज वर्तमान में 80,000 लाख करोड़ है। अगर उन आदिवासियों में जो 12 करोड़ आदिवासी है, उन 12 करोड़ आदिवासियों में यह 80,000 लाख करोड़ अगर बांट दिया जाए तो इस भारत का कोई भी पूंजीपति, ना बिरला, ना अंबानी, ना टाटा, कोई उनके सामने लग सकता है। लेकिन साथियों, इतना पूंजीपति होने के बाद भी वो आदिवासी आज भिखारी बना हुआ है, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज विकास के नाम पर उसके एरिया से उसको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित करने के लिए, बेदखल करने के लिए बहुत बड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन आदिवासियों को, वो आदिवासी भोले भाले हैं, वो सदियों से उस एरिया में रह रहा है, उसके पुरखे वहाँ रह रहे हैं। लेकिन इन शासक जातियों ने आजाद भारत में जो भी शासक जातियां हैं, उन भोले भाले आदिवासियों के जल जंगल जमीन का ना पट्टा दिया, ना उनकी रजिस्ट्री की, और उनको अपने नाम से करवा करके, फर्जी तरीके से अपने नाम से करवा करके उन आदिवासियों को गोलियां मारी जा रही है। आज लेटेस्ट आपने उदाहरण देखा होगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्बा गांव का। तो देखिए साथियों, आज 10 आदिवासियों को गोली मार करके उन भूमाफियाओं ने, इस तरह की घटनाएं साथियों अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों की हो रही है। आज 215 जिलों में नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है। तो मैं यहाँ के जितने भी साथी लोग हैं, जो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हैं, कि ये बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर, अपना एजेंडा सब कुछ बरकरार रखते हुए, कायम रखते हुए इस बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ में आपको सम्मिलित होने की आवश्यकता है। इस बहुजन क्रांति मोर्चा में आपके संगठन को विलीन करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये बहुजन क्रांति मोर्चा, क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, और हम एक जाति का संगठन बना करके, एक क्षेत्र का संगठन बना करके, एक राज्य का संगठन बना करके राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, अब समय आ गया है कि हम ये ईवीएम के माध्यम से हमारे जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो वोट का अधिकार राजा बनने के लिए दिया था, लोगों को राजा बनाने के लिए नहीं। हम लोगों को राजा बनाने में लगे हुए हैं, ये समझने की आज आवश्यकता है। तो साथियों, ये ईवीएम आज वर्तमान में आधुनिक भारत की मनुस्मृति है। पहले मनुस्मृति के माध्यम से हमारे सभी लोगों के, किसानों के, आदिवासियों के, तमाम प्रकार के मूल निवासी जातियों को गुलाम बनाया था, और हमको उन कानून के माध्यम से हर तरीके से वंचित किया था, यहाँ तक कि बोलने की भी आजादी नहीं थी। साथियों, ये संविधान की बदौलत है कि आज हम जंतर मंतर पर बोल पा रहे हैं। ये बाबा साहब की बदौलत है, ये बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है कि आज हम जंतर मंतर पर हम बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो साथियों, ये अधिकार आज मनुस्मृति के माध्यम से, हमारे ये ईवीएम के माध्यम से, आज की वर्तमान की मनुस्मृति है, इसके माध्यम से हमारे समस्त अधिकार छिन गए हैं, और ये फर्जी तरीके से भारत की हर व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं, और हम लोगों को अलग अलग पिटाई कर रहे हैं। तो विभिन्न सामाजिक समूह, जो छोटे बड़े संगठन हैं, वो अपने झंडे, अपने डंडे, अपने बैनर के साथ में इसमें सम्मिलित होने की जरूरत है। अगर अभी नहीं जागे तो साथियों,
आज वर्तमान की परिस्थितियां देख ले। आज हमारे लोगों की अलग अलग पिटाई हो रही है, बड़े पैमाने पर हमारा नरसंहार हो रहा है, महिलाओं पे बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ तक कि 6 साल से लगा करके 60 साल तक की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आपने अभी तक सुना नहीं होगा कि किसी ब्राह्मण महिला के साथ अत्याचार हुआ है। अगर एक आपको मालूम होगा निर्भया का, आज दिल्ली में लगातार निर्भया के नाम पर एक महिला के साथ में हुआ था। पूरे भारत का मीडिया, पूरे भारत की शासक जातियां ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया था और आज हजारों लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हमारे लोगों को मॉब लॉन्चिंग के माध्यम से मारा जा रहा है, आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पे मारा जा रहा है। उसके बाद भी यहाँ के भारत का ब्राह्मण बनिया मीडिया कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व न करते हैं। ये समाज जाग ना जाए इसके लिए ये लोग हमारी खबरें नहीं छापते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। तो साथियों, अब मैं विभिन्न सामाजिक समूह से अपील करना चाहता हूं कि हमारी हजारों पीढ़ियों को तबाह और बर्बाद होने से बचाना अगर चाहते हो तो वामन मेश्राम साहब जैसे लीडर नेता के दिशा निर्देशन में आप लोग इस बहुजन समाज की 85% लोगों को बचा सकते हो, तबाह और बर्बाद होने से बचा सकते हो। आप ऐसा करेंगे? नहीं करते। एक उदाहरण मैं बता दूं, जागृति क्या होती है। ये ब्राह्मण जो लोग हैं, राम नाम का व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, भारत की बात छोड़ दो। राम नाम का व्यक्ति ये दुनिया में पैदा नहीं हुआ, भारत की बात छोड़ दीजिए। ये बिजली के बड़े बड़े पोल होते हैं, उस पर लिखा होता है राम राम। इसका क्या मतलब है? ये जागृति ब्राह्मणों ने वो जागृति किया कि गाड़ी में चल जाओ, बस में चढ़ जाओ, वो सारे के सारे लोग लिखे रहते हैं। ये कौन लोग लिखते हैं? ये ब्राह्मणों के प्रचारक है, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। वो अपने लोगों को जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको इन्होंने हिंदू बना के रखा हुआ है, तो हिंदू बना के रखने वाले लोगों को ये जागृति करते हैं। SC ST OBC को जो हिंदू बनाया है, उनको जागृत करने के लिए क्या क्या बोलते हैं साथियों? वो क्या कहते हैं? राम राम। एक जागृति का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा 2 मिनट में आपको जागृति क्या होती है उस जागृति के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने पूरा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वोकल मीडिया हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो, सारे से सारे वो जागृति का काम करते हैं। वो जागृति क्या है कि आप पोल पर देखते हैं, बस में देखते हैं, गाड़ी में देखते हैं, वो राम राम बोलते हैं, जय राम बोलते हैं। ये राम नाम की जो व्यवस्था है, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है और ब्राह्मणों ने उस पे आज भी करते हैं। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इस जागृति को करने के लिए ये वामन मेश्राम साहब ने जो जागृति का या परिवर्तन यात्रा निकाला है, उस परिवर्तन यात्रा में साथियों एक मुद्दा आया है EVM। और जिस कौम को, जिस जाति का मैं नेतृत्व करता हूं, अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति, जो भंगी कहते हैं, जिसको वाल्मीकि कहते हैं, जिसको हेला कहते हैं, जिसको डोम कहते हैं, जिसको डुमार कहते हैं, ये सामान्य लोग नहीं है साथियों, ये मार्शल लोग हैं। ये मार्शल लोगों को उन लोगों ने शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति से वंचित कर दिया और शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति से वंचित ही नहीं किया, उन्होंने हजारों सालों तक ये शिक्षा के पास जाने से रोका, संपत्ति रखने से रोका, हथियार रोकने से, हथियार रखने से रोका। तो जो जैसे शेर होता है ना, शेर का दांत और पंजे का नाखून निकाल दो साथियों, तो वो शेर कुछ नहीं कर सकता। हमारे लोग, विशेषकर अछूत लोग, जो वो पूरे देश में जिनको अछूत बनाया गया, ये सामान्य लोग नहीं है, ये मार्शल लोग हैं। लेकिन मार्शल लोग अपनी मार्शलिटी भूल गए और वो ब्राह्मणों के पीछे लग गए। ब्राह्मणों ने जो कहा वही हमारे लोग बोलने लगे। अधिकांश हरियाणा में देखता हूं मैं, सारे SC ST OBC, जाट, गुज्जर सब कहते हैं राम राम भाई।
एक दिन मैंने पूछा, ए भाई ये राम राम का क्या मतलब है? अपने दादा का नाम जानते हो? तीसरे दादा का नाम जानते हो? कहा नहीं। हमारे चौथे दादा का क्या नाम था? जिसका खून हमारे शरीर में रेंगता है, जिसका खून हमारे शरीर में दौड़ता है, उस दादा का नाम नहीं मालूम है, लेकिन राम राम को कहते हैं। राम के बाप का नाम मालूम है, उसके बच्चे का नाम मालूम है, और जिसका खून हमारे शरीर में है उसका नाम नहीं मालूम है। साथियों, ये क्या है? ये प्रचार है। ये किसने किया प्रचार? ये ब्राह्मणों ने किया। वो जानते थे। वो क्यों जानते थे? क्योंकि इस व्यवस्था को अगर हमने बनाया नहीं, इस व्यवस्था में इनको हिंदू बनाने का एक माध्यम है। उन लोगों ने हिंदू बनाया, फिर उनसे कहा राम राम बोलो। अब आज हमारे लोग ये राम रस है, ये राम बाण है, ये रामधुन है, ये सब कुछ राम से ही जोड़ दिया। साथियों, ये परिवर्तन, ये जागृति का मामला है। हमारे लोग कब से बोलने लगे जय मूल निवासी? कब बोल रहे हैं जय भीम? ये कौन लोग बोल रहे हैं? उसी तरह से ये लोकतंत्र में बोली गोली से ताकतवर होती है। लोकतंत्र में बोली गोली से ताकतवर होती है, क्योंकि लोकतंत्र में गोली चलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। हमारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनको बोलने पे, बताने पे, उनको एक बार बताओ वो फिर भी नहीं बोलते हैं। इसलिए पहली बात, जागृति का पहला सबक है कि आप बोलना सीखो। इसीलिए हरियाणा के सर छोटू राम बोलते थे, अपने कौम को बोला था, बहुजन समाज के लोगों को बोला था, ए मेरे भोले किसान मेरी दो बात मान, रहबरे दीन बंधु। सर छोटू राम साहब ने कहा था कि भोले किसान मेरी दो बात मान, ये बोलना ले सीख, दुश्मन को पहचान। और हमारे लोग दुश्मन को ना पहचाने, इसलिए उनका नाम भी बताया था कि कौन दुश्मन है। तो उन्होंने कहा था ये मंडी और फंडी। मंडी का मतलब बनिया, फंडी का मतलब फंड करने वाला। ये फंडी, ये ब्राह्मण, ये स्पष्ट रूप से बोला था कि ये मंडी और फंडी। जब सर छोटू राम बता के गए कि मंडी फंडी हमारे दुश्मन है, हरियाणा के जाटों को बोलो, तो कहते राम राम भाई। ये जो जागृति की कमी है, ये जागृति अगर हम नहीं करेंगे, ये जागृति की कमी के कारण ही 85% लोग आज मानसिक गुलाम हो गए हैं। ये 85% लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं। और केचुआ होता है ना, केचुआ, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो चल नहीं पाता है, वो रेंगता है। जिसकी मर्जी वो उस पे लात डाल देता है, वो मसल देता है। साथियों, ये जागृति की कमी है। ये जागृति की वजह से, जागृति नहीं होने के कारण से हमारी जो समस्या है, उसका एक कारण है ये जागृत नहीं होना। अगर हमारे समाज के लोग जागृत होते तो ब्राह्मणों की व्यवस्था को आज भंग कर दिए होते, लेकिन वो व्यवस्था भंग होने के बजाय वो मजबूत होती जा रही है। इतना मजबूत हो गई कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। साथियों, लोकतंत्र में बोलने का जो अधिकार हमारा था, हमारा जो फंडामेंटल राइट था, जो बोलने का अधिकार, आज खत्म हो गया। बोल नहीं सकते। साथियों, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर सोचे ना, कबीर साहब 650 साल पहले कहे थे कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वो क्या बताते थे? देखिए, हमारे महापुरुषों को 650 साल पहले वो वेदना, वो कष्ट, वो दुख जानते थे कि हमारा समाज कैसा है, किस तरह से पीड़ित है। तो वो कहते हैं कि सारे लोग खाने पीने
में मस्त है, लेकिन वह इस समाज का दुख देख करके कितना कष्ट है। तो जो महापुरुषों की वाणी को, जो महापुरुषों को नहीं जानते हैं साथियों, उनके बात को नहीं जानते, तो कबीर साहब को इतना कष्ट हो सकता है। रविदास साहब ब्राह्मणों के सामने आमने सामने शस्त्रास्त्र करते थे, चैलेंज करते थे, लेकिन आज हमारे लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो सब ब्राह्मण एक जैसा नहीं होता। मेश्राम साहब कहते हैं ब्राह्मण नाम ही खतरनाक है, ये नाम ब्राह्मण है, जो ये शब्द है ब्राह्मण, यही खतरनाक। साथियों, ये जो जागृति का आंदोलन इस देश में चल रहा है, इसका इतना असर हो गया है, इतना असर हो गया है, इसका अंडर करंट जो चल रहा है, ये ब्राह्मण लोगों को, ये व्यवस्था के चलाने वाले लोगों को मालूम है, हमारे लोगों को नहीं मालूम है। जिस दिन हमारे लोगों को इस व्यवस्था के चलाने वाले लोगों का षड्यंत्र मालूम हो जाएगा, उस दिन हमारे लोग, अगर देश में इतनी बड़ी साजिश हो गई, ईवीएम से जो जीतना नहीं चाहिए था वो जीत गया, और इस देश में कहीं हलचल नहीं होती, हलचल नहीं हुई। ये तो शुक्र है वामन मेश्राम साहब का, जिन्होंने बीड़ा उठाया ईवीएम के बारे में अपने लोगों को जगाने का। आज अभी 1 महीने से चालू है, 7 महीने बाकी है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 9 महीने में बीजेपी की सरकार 50 से मूल्यवासी जागेगा। ये 5 साल का जो इनका गर्भकाल है, ये 9 महीने में इनका गर्भकाल मार दिया जाएगा। ईवीएम का जो मामला है साथियों, ये बहुत बड़ा मामला है, सामान्य मामला नहीं है, सामान्य लोगों के समझ में नहीं आता है। अगर जिस दिन प्रजा, ये ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं हमको, प्रजा, प्रजा का मतलब है पराजित, जिनको पराजित किया उसको प्रजा कहा, हमको पराजित करके प्रजा कहते हैं, हम कहते हैं हाँ हम प्रजा है। जब हम प्रजा मान लिए तो हम क्या है, हम पराजित है साथियों। ये जागृति का मतलब है हम इस देश के शासक हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा, लेकिन हमें नहीं मालूम है शासक कौन होता है। शासक, शासन करने वाला, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कैसे शासित किया जाता है। साथियों, ये जो जापान देश है, छोटा सा 41-42 में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र है, विकसित देश है। क्यों? क्योंकि जापान की जनता जापानी है, जापान का शासक जापानी है, भारत का शासक यूरेशियन ब्राह्मण है, और भारत की जनता मूल निवासी है। सारी मूल निवासी, इस देश में सारी समस्या जो है वो ब्राह्मणों से है। अगर जिस दिन ये ब्राह्मणों की सत्ता शासन अगर हटा दिया जाए, ये सोने के चिड़िया जो मौर्य काल में था, ये आज भी है। इसलिए इस देश को लूटकर, अंग्रेजों से ज्यादा लूट किया इन्होंने, बदनाम किया मुगलों को, अंग्रेजों को, और इस देश को ब्राह्मण बनियों ने लूटा। और आपके सामने उदाहरण है साथियों, ये देश उनका नहीं है, ये देश उनका नहीं है साथियों। उनके कर्म से जो बोलता है वो सच नहीं है साथियों। जो बोलता है, मोदी जी कहते थे मैं दलित हूँ, पिछड़ा हूँ, लेकिन एक्शन में क्या किया, वो दलितों, पिछड़ों के विरोध में काम किया। इसलिए बोलना और करना दो अलग अलग चीजें है। तो जो बोलता है वो सच नहीं है, जो करता है वो सच है। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये ओपन है। ये व्यवस्था में शासक वर्ग हमको ये बोलने का जो जंतर मंतर पे मंच लगा के बोल रहे हैं, अगर ये 5 साल ये लोग रह जाए तो जंतर मंतर से ये मंच हटा दिए जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। इस जंतर मंतर पे अगर बीजेपी की सरकार, कांग्रेस बीजेपी या बीजेपी कांग्रेस, ये 3% ब्राह्मणों की जो सरकार है,
जो आपसी तालमेल से चल रही है, अगर 5 साल और रह जाए तो हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये समस्याएं बहुत विकट है साथियों। आप जो बैठे हुए लोग हो, आज यहाँ प्रतिज्ञा करके चलो कि जितना मेरा जीवन बचा है इसमें इस समाज को जगाने का काम करेंगे, अपने समाज को बचाने का काम करेंगे। जिस समस्या का समाधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से समाप्त कर दिया, वो पुनः वो समस्या लगातार निर्माण होती चली जा रही है। उस समस्या जो बची हुई समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ, बल्कि साथियों जिस समस्या का समाधान हो गया था पुनर्जीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गया। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राइट टू एजुकेशन से सभी को पढ़ने का अधिकार दे दिया। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग भारत में रहने वाले किसी भी को, सभी को पढ़ने का अधिकार दे दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत। और उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन साथियों उसके पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और पूर्व में देखते हैं तो हमारे महापुरुषों के आंदोलन को पढ़ते हैं तो पता चलता है इस देश में कि अनपढ़ और गंवारों ने इस देश में आंदोलन खड़ा किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के विद्वान जैसे लोगों को पैदा करके रख दिया। अनपढ़ लोगों ने आंदोलन चलाया, पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हो गया। लेकिन इस देश में ब्राह्मणवादी शक्तियां हमारे सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने अनपढ़ जाहिल गंवार कौम निर्माण करने लगी और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे ही होता रहा तो जाहिल कौम निर्माण होगी और जाहिल कौम कभी भी अपने समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। तो साथियों इस देश में ब्राह्मणवादी शक्तियों ने 4 प्रकार की शिक्षा का निर्माण कर दिया और ये पढ़े लिखे लोगों के सामने। पहला है प्राथमिक विद्यालय से जो पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल से, वो आदमी आने वाले समय में मात्र चपरासी तक पहुंचेगा, इसके ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो ये परिस्थितियां निर्माण हो रही है। इसके ऊपर पढ़ने वाला आदमी इंग्लिश मीडियम में बाबू बनेगा, उसके ऊपर पढ़ने वाला आदमी पीसीएस बनेगा, पीडीएस बनेगा। लेकिन इस देश में टॉप 10 के विद्यालय में पढ़ने वाले आदमी, डीपीएस में पढ़ने वाले आदमी, इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले आदमी वहां से आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सभी बनेंगे। ये परिस्थितियां निर्माण कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा इसके पूर्व में ये बहुत सारी सूचनाएं आती थी, जानकारी आती थी पेपर और टीवी के माध्यम से कि एक गरीब किसान मजदूर के घर का बच्चा रिक्शा चलाया, ट्रॉली चलाया और सरकारी बोर्ड के नीचे पढ़ के आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। ये सूचनाएं अब क्यों खत्म होती जा रही है? इसके पीछे ये षड्यंत्र है। हमारे लोगों को रोकने के लिए बहुत प्रकार की व्यवस्था उन्होंने किया, इसलिए शिक्षा व्यवस्था इस देश में हमारी चौपट हो गई। स्वास्थ्य की व्यवस्था इस कदर चौपट हो गई, चाहे बिहार का मुजफ्फरपुर हो और चाहे साथियों उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो। और पूरे देश की स्थिति देखते हैं तो गर्भवती महिलाएं बाहर ही प्रेगनेंसी से वो बच्चा पैदा कर लेती है। तो साथियों ये स्थिति सरकारी हॉस्पिटल का कर दिया। और उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हॉस्पिटल बनाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए। लेकिन आज वहां गाय और भैंस बैठा करती है, डॉक्टर के अभी भी उपस्थिति नहीं है। इस कदर स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो गई। साथियों अगर किसानों की स्थिति देखते हैं तो सबसे ज्यादा बदतर हो गई। ये जो किसान है, ये हरे रंग की रुमाल लगाए हुए किसान लोग आंदोलन चला रहे हैं, जो इस कदर इस देश में किसानों को अलग किया गया मुख्यधारा से। तो साथियों इस देश में अगर 50 पैसे की कोई टॉफी तैयार करता है तो 50 पैसे की कोई टॉफी तैयार करता है तो उसका मूल्य निर्धारण करने का उसके पास पावर है, उसे किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सुई बनाता है तो उसको भी अधिकार है। लेकिन इस देश में हमें अधिकार क्या दिया गया? तो साथियों अधिकार सिर्फ इतना है, आप कौन से प्रकार का धान बोओगे, धान खरीदने का यानी बीज खरीदने का, निराई गुड़ाई जुताई खाद पानी फसल निकालने तक का। लेकिन निकालने के बाद इस देश में ब्राह्मण बनिया तय करते हैं कि हमारे फसल की कीमत क्या होगी। तो
तो ये परिस्थितियां निर्माण हो गई, इतनी परिस्थिति निर्माण हो गई इसी जंतर मंतर में। साथियों, इसी जंतर मंतर के मैदान पे, इसी धरने स्थल पे किसानों ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। और आपने सुना होगा, उन्होंने मरे हुए चूहों को अपने मुंह में डाल के प्रदर्शन किया और सांपों को अपने मुंह में डाल के प्रदर्शन किया। और यहां तक नहीं कि मानवीय व्यवस्था को सबसे निकृष्टता की ओर लेके गए और उन्होंने स्वमूत्र पी के भी इस समाज का विरोध किया, इस सरकार का। तो स्वमूत्र पीने पे किसान अगर इस देश में मजबूर हो गए तो अब इससे ज्यादा बदतर स्थिति नहीं हो सकती। और किसानों ने कहा, अगली बार मैं अपने मल को भी खाने का काम करूंगा अगर सरकार नहीं मानती। ये परिस्थितियां हो गई। साथियों, अगर आदिवासियों की स्थिति देखते हैं तो इस देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है? आदिवासी महिला नक्सली है या नहीं, उसके स्तनों से दूध निकाल के चेक करने के बाद बताया यहां की सरकार ने कि नक्सली है या नहीं है। और नक्सलवाद के नाम पे उनके साथ बलात्कार हुए, बलात्कार करने के बाद मार दिया तो बताया कि हार्डकोर नक्सली थी महिला। ये परिस्थितियां निर्माण हो गई तो इस देश में कोई भी सुकून और चैन से नहीं रह रहा है। और इस देश में शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति है और ज्यादा बदतर हो गई। मरे हुए जानवरों के अगर खाल खींचते हैं तो उनको पिटाई होती है और नंगे करके पीटा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है साथियों? इसलिए जब से इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है तब से सारी व्यवस्था हो रही है। इसलिए वो जानते हैं एससी की वोट की जरूरत नहीं है, एसटी की वोट की जरूरत नहीं है, साथियों मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, किसी भी ओबीसी की वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में ईवीएम मशीन देता है वोट उनको। और ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ईवीएम मशीन में घोटाला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट मान लिया। ये परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है। इससे सिद्ध होता है कि आने वाले समय में क्या घोर स्थिति बनने वाली है। और सारा प्राइवेटाइजेशन से नौकरी खत्म हो गई, नौकरी खत्म होती जा रही है। एक असम का मैं केस बताता हूं कि नौकरी करने वालों की क्या स्थिति हो रही है इस देश में। असम में हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, उसमें अब तक 54 लोग मर चुके हैं, कुछ आत्महत्या कर लिए और कुछ बीमारी के अभाव में मर गए। 28 महीने से सरकार ने पेमेंट नहीं दिया। और गंगा सफाई अभियान के नाम पे 4000 करोड़ खर्च किया और बारिश में अपने आप साफ हो जाती है। ये परिस्थितियां निर्माण होती जा रही है। तो इसलिए हमें सब लोगों को सोचना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।